सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान मिनरल्स के बेपनाह ज़खायर से माला माल मुल्क है, जिसमें बड़ी तादाद में लिथियम, कॉपर, रेयर अर्थ मेटल्स के ज़खायर मौजूद हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर्स, एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होने वाले सबसे अहम मेटल्स हैं। लेकिन आज तक पाकिस्तान अपने इन रिजर्व्स को अपने पोटेंशियल के मुताबिक इस्तेमाल नहीं कर सका है, जिसकी वजह मुनासिब फाइनेंसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना है। अब हुकूमत पाकिस्तान तेज़ी से पाकिस्तान के इस पोटेंशियल को प्रमोट कर रही है, जिसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इजाफा होता जा रहा है। खास तौर पर माइंस एंड मिनरल सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान के रिजर्व से फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को तरजीह दे रहे हैं। पाकिस्तान में मौजूद लिथियम, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज और रीन्यूएबल एनर्जी की सोर्सेज जैसे कि सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइंस की प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। रेयर अर्थ मेटल्स मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस और टेलीकम्युनिकेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। कॉपर बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक ग्रिड, वायरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल होता है, और सोना ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ और पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अहम तरीन एसेट है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, रिफॉर्म्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स को दिए गए इंसेंटिव्स की वजह से पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में माइंस एंड मिनरल सेक्टर की एक्सप्लोरेशन के लिए प्रॉफिटेबल डेस्टिनेशन बन गया है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आसान बनाने के लिए हुकूमत ने माइनिंग में मसरूफ कंपनीज के लिए टैक्स रिडक्शन पर अमल दरामद किया है। मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन के लिए सॉफ्ट रूल्स मुतारिफ करवाए गए हैं और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास गवादर पोर्ट की सूरत में गेम चेंजर प्रोजेक्ट मौजूद है, जो मुल्की एक्सपोर्ट्स को कई गुना तक बढ़ा सकती है, जबकि सीपैक को तोसी देकर माइनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तान के पास ये बहुत ही बेहतरीन मौका है कि पाकिस्तान मिनरल्स की एक्सपोर्ट करके चाइना, भारत और सेंट्रल एशिया जैसी बड़ी मार्केट्स में अपनी पोजीशन को इस वक्त बेहतर कर सकता है। अमेरिका पाकिस्तान के माइंस एंड मिनरल सेक्टर में काफ़ी दिलचस्पी रखता है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करके अमेरिका बतौर सप्लायर चीन पर इन्हिसार कम करके अमेरिकी इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़रूरी मिनरल्स हासिल कर सकता है। एक रिसर्च में पाकिस्तान को अपने भरपूर मादनी ज़खायर की वजह से मिनरल पावर हाउस करार दिया गया है। प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान के 6 लाख मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर मिनरल्स मौजूद हैं, और दुनिया भर में पाई जाने वाली 92 अहम मादनियात पाकिस्तान में पाई जाती हैं, जिनमें से 52 को ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी कुल प्रोडक्शन 68.5 मिलियन मैट्रिक टन सालाना है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की कानें, तांबे, सोने के 5वें बड़े ज़खायर और कोयले के दुनिया में दूसरे बड़े ज़खायर के साथ अरबों बैरल क्रूड ऑयल के ज़खायर भी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान की जीडीपी में माइंस एंड मिनरल सेक्टर का हिस्सा तकरीबन 3% है, लेकिन अब प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे हो सकती है, इस पोटेंशियल को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, जी क्या हो सकती है, और अब तक ये सब कुछ क्यों नहीं हो सका है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। खाकान नजीब साहब साबिक मुशीर हैं वजारत ख़जाना के, हमारे साथ मौजूद है। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। भी माइंस एंड मिनरल्स की जो एक्सप्लोरेशन है, इसमें हम इतना पीछे क्यों रह गए हैं, और अब हम आगे बढ़ना भी चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें ट्रेड पार्टनर्स की ज़रूरत पड़ रही है, फॉरेन इन्वेस्टर्स की ज़रूरत पड़ रही है। जब इन पार्टनर्स को मिलाकर हम ये काम आगे लेकर जाएंगे, तो उसमें पाकिस्तान को कितने फ़वाइद या समरात मिल सकते हैं, क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अरबाब भाई, बात इस तरह से है कि हम ये काम खुद कर नहीं सकते, इसलिए कि पाकिस्तान में जिस तरह की कंपनीज, चाहे वो रेकोडेक की माइनिंग करनी हो हमने, या जो इस वक्त वहाँ पे एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, जो अवेलेबल डेटा है वो ये कहता है कि 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स हैं जहाँ पे कमर्शियल प्रोडक्शन कैपेसिटी है पाकिस्तान की बलोचिस्तान में। एक तो पहले ये डिसाइफर कर लें। अब अगर हमने ये काम करना हो तो इसके लिए हमें ये BHP बुलेटिन या जो इस वक्त बैरिक गोल्ड है, इस तरह की कंपनीज जो सलाहियत रखती हों, जो इन्वेस्ट करने को तैयार हो, इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ी चाहिए, अरबों डॉलर की चाहिए, और फिर कैपेबिलिटी भी चाहिए। सो हमें इन कंपनीज के साथ ही काम करना पड़ेगा। एक तो ये बात है। हमने ये काम किया क्यों नहीं? क्योंकि हमने कभी भी, जिसे कहते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेफिशिएंसीज थी, जो टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस थी, उसमें रहे, ह्यूमन रिसोर्स के चैलेंजेस रहे, सेफ्टी एंड हेल्थ के कंसर्न्स रहे, एनवायरमेंटल कंसर्न्स रहे, एक्सेस टू फाइनेंस के कंसर्न्स रहे, और फिर उस एरिया में जो लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज थे वो अपनी जगह रहे। ये हैं वो सारी वजूहात
जिसकी वजह से हमने किया नहीं। और ये भी याद रखिए कि ये जो 77 साल गुजरे हैं, इसमें जब रेकोडेक हुआ तो इसको भी आज 20-25 साल हो गए हैं जब इसका जियोलॉजिकल सर्वे ने ये प्रूफ किया कि यहाँ पे इतनी बड़ी ज़खायर मौजूद हैं। अब है क्या, कॉपर है, जिंक है, गोल्ड है, क्रूड ऑयल है, मिनरल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ये देखते हुए भी 1% भी नहीं है जीडीपी का। सो ऑब्वियसली ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि हम ये काम नहीं कर सके। फिर आप आगे देखिए, ना करने की एक वजह रेकोडेक के साथ ही आप देखिए ना आपने क्या किया। आप चले गए कोर्ट में और इतना बड़ा जुर्माना खड़ा हो गया पाकिस्तान पे, उसके जो भी अवामिल थे जिसकी वजह से ये हुआ, पर इतनी मुश्किल में आ गए क्योंकि मैं गवर्नमेंट में था और मैं जानता था कि हम किस डिफिकल्टी से गुजरे हैं उस वक्त इसको रिजॉल्व करने में, और फिर एस्टैब्लिशमेंट ने कितना कोशिश करके इस मसले से हम निकले हैं और उसका एक एक हिट भी ली हमने एक तरह से। बट चलें, अल्हम्दुलिल्लाह वो बात पूरी हो गई। अब पाकिस्तान का 50% जो स्टेक है उसकी ओनरशिप है, उसमें 25 फेडरल की, 25 बलूचिस्तान की। अब जो फ्यूचर है वो क्या है, देखिए ना, इस वक्त तो फ्यूचर किस तरह से आपने लेकर चलना है। बलूचिस्तान की डेवलपमेंट है, नौकरियां हैं, लोकल्स की करनी है आपने, और उसके साथ साथ रेकोडेक तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है ना, मतलब अभी तो पूरा आइसबर्ग पड़ा है जो हमने जाकर करना है। इतने और होल्स हैं जिसके इर्द गिर्द ये काम कर सकते हैं। अब रेकोडेक को आगे लेकर चलने की बात हो रही है कि सऊदी इंटरेस्ट है, यूएई का इंटरेस्ट है, मिडल ईस्ट का इंटरेस्ट ओवरऑल है पाकिस्तान की माइनिंग में। इसको कैसे बढ़ाना है, रेकोडेक इटसेल्फ इसको आने वाले अगर 28-29 में पहला $1 बिलियन का माल निकलता है तो इसको आगे कैसे लेकर जाना है, ये 2 बिलियन डबल कैसे होना है। फिर ये इतना आसान नहीं है, जरा इसको समझिए। अगर वहां से गवादर तक की आपने रेलवे लाइन खींचनी है तो $5-6 अरब का खर्चा है, वो कैसे आपने करना है। ये कह देना कि जी हम गवादर में ये सारा कुछ लेकर जाएंगे, वहां से आगे चलेंगे पोर्ट से, बट यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक, क्योंकि आज आपने सवाल पूछा कि हम कामयाब क्यों नहीं हो रहे। 600 किलोमीटर की जो लाइन है वो नौकंडी टू गवादर चाहिए और ये $4 अरब की इन्वेस्टमेंट मांगती है। अब ये इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट पे शामिल भी नहीं है, तो आप मुझे बताइए कि ये कैसे करेंगे। इसका ऑब्वियसली हल हमने निकाला है कि इकोनॉमिकल अल्टरनेटिव जो है वो है कि जो बल्क ब्रेकिंग टर्मिनल एट कराची पोर्ट है उसको हम यूज कर लेंगे, और इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी जस्ट अंडर $1 बिलियन है जो कि हमें करनी चाहिए। सो रेकोडेक एक अपॉर्चुनिटी है पुटिंग पाकिस्तान ऑन द मैप ऑफ सीरियस माइनिंग। अब इसके इर्द गिर्द ये सारा काम आपने कैसे लेकर चलना है, एफडीआई कैसे पाकिस्तान में लानी है इन दिस सेक्टर। अब एक आपको वो भी आ गई है जिसे कहते हैं मैक्रो स्टेबिलिटी मुल्क में, उसको कैसे यूज करना है। तो गोल्ड का इतना बड़ा रिजर्व है, इंटरनेशनल प्राइस जो है वो हाईएस्ट एवर पे चली गई है। आई मीन उसको लेकर आगे कैसे चलना है, मतलब दिस इज एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट थिंग। मैंने एक पर्चा लिखा था डॉन अखबार में, उसका टाइटल था रॉक्स एंड क्रॉप्स। मैं आज भी कहता हूं कि पाकिस्तान का अगले 3-4 साल में अपनी क्रॉप्स की यील्ड्स और अपनी ये जो जियोलॉजिकल सर्वेज ने जो बताया हुआ है इस तरफ आगे बढ़ें, तो कम से कम आप ये जो हर वक्त के मसले मसाइल में फंसे रहते हैं, क्रॉप से इससे निकल जाएंगे और नेक्स्ट जनरेशन के लिए अगर कुछ वाकई छोड़ के जाना चाहते हैं तो ट्रांसफॉर्म कीजिए बलूचिस्तान की जो रगेड लैंडस्केप है इनटू अ थ्राइविंग हब ऑफ मिनरल वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। और रेकोडेक को शोकेस कीजिए कि पाकिस्तान एबिलिटी to forge international partnerships, to engage the local communities, or have a robust जिसे कहते हैं regulatory mechanism, and show to the world कि हमने ये करके दिखाया है और पाकिस्तान को इस तरह ना जाना जाए कि हम कोई काम पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सकते। ग्लोबल डिमांड जो है वो इज राइजिंग फॉर दोज मिनरल्स जो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, और वो रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं। अगर आप उनकी गुफ्तगू करें, वो तो हमने कभी की ही नहीं, जिसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, रिन्यूएबल्स में, एनर्जी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिफेंस में वो यूज होते हैं। और लिथियम पाकिस्तान में पड़ा हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे कहेंगे मेटल जो है वो पाकिस्तान के लिए। अब पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम भी कर रहे हैं, करना चाहिए। और ये भी याद रखिए यार, यू हैव अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन। क्या स्ट्रेटेजिक लोकेशन है? चाइना, इंडिया, मिडल ईस्ट, अलॉन्ग विद गवादर अगर डेवलप हो जाता है तो आपका लॉजिस्टिकल एडवांटेज है इन एरियाज में सप्लाई करने का। मैं सुन रहा था कि कोई नेशनल मिनरल्स का हार्मोनाइजेशन फ्रेमवर्क भी पाकिस्तान बना रहा है, जरूर बनाना
आना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल डिमांड तो इन चीज़ों की अब आती ही रहनी है। नेक्स्ट जो जिंदगी का फेज है वो है ही इन सब पर मुहित। और अब आपने ये भी देखा कि अमेरिका को खुद इन मिनरल्स की ज़रूरत है और वो डाइवर्सिफाई करना चाहता है, तो पाकिस्तान के लिए कोल, कॉपर, गोल्ड, क्रोमाइट, रॉक सॉल्ट, लाइमस्टोन, मार्बल, जेमस्टोन्स, मतलब it's a story that we need to write, but in the end it's a managerial issue. We have not been able to manage, we have not been able to harness this potential. जो आपका ये एंड पॉइंट है, ये इसी से मुतालिक मेरा अगला भी सवाल था कि जो गोल्ड की अहमियत है इस वक्त, वो तो ज़ाहिर एक आम आदमी को भी पता है और किस तरह उसकी ये आलमी कीमत इस वक्त बढ़ रही है, और पाकिस्तान में तो एक आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। ये तो हाल का इस वक्त हाल है, जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, लेकिन जो मुस्तकबिल है वो जो ग्लोबल डिमांड की आपने बात की, लिथियम की, कॉपर की, मुस्तकबिल तो हमारा उसमें छुपा हुआ है कि इसकी प्रॉपर एक्सप्लोरेशन हो। अगर हमें ईवीज़ पर शिफ्ट होना है, अपना 30% ट्रांसपोर्टेशन को सिर्फ लेकर जाना है अगले 4-5 साल में, तो उसके लिए हमें इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, और न सिर्फ हमें बल्कि दुनिया को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसकी प्रॉपर एक्सप्लोरेशन अगले 3-4 साल में कितनी अहमियत की हामिल है, और इस तरफ इस वक्त कितना फोकस होना चाहिए? देखिए, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तो वैसे ही बिजली पे ले जानी चाहिए व्हीकल्स। उसकी वजह बड़ी सादी है अरबाब भाई, 43,000 मेगावाट बिजली बनाने की गुंजाइश है। चलें नेम प्लेट कुछ निकाल भी दें तो 35-40 हज़ार तो है ना आपके पास। और आप इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं विंटर्स में, तो 10,000 मेगावाट की डिमांड आ रही है। इतनी बड़ी कैपेसिटी, और कैरिंग कैपेसिटी भी 30,000 मेगावाट की है। ये जो 20,000 मेगावाट है जो आप यूज नहीं करते, इसकी वजह से कॉस्ट तो दे रहे हैं वो जो 2100 अरब की क्या है कैपेसिटी पेमेंट, पर बिजली इस्तेमाल चूंकि नहीं कर पा रहे, इसलिए बिजली की कॉस्ट ज्यादा है। तो पहले तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे जाना वैसे ही पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है ये काम करने के लिए। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जैसे जैसे आप अपनी ग्लोबल पोजीशनिंग करेंगे, अब देखिए ना, एक नाम बनाना पड़ता है। आप ऑस्ट्रेलिया का नाम लें, आप कनाडा का नाम लें, आप अफ्रीकन मुल्कों का नाम लें, वो एस्टैब्लिश कर गए हैं अपने आप को कि वो माइंस एंड मिनरल्स का काम जानते हैं, उनकी कम्युनिटीज इसमें इन्वॉल्व हैं। और जो बड़ी कंपनीज हैं ऑस्ट्रेलिया में, BHP बिलिटन, रियो टिंटो, साउथ 32, ये वो कंपनीज हैं जो एस्टैब्लिश्ड हैं ऑस्ट्रेलिया में, जो ये काम करती हैं। फिर WDS उनकी एक कंपनी है जो ऑयल एक्सप्लोरेशन करती है। ये एक चीज आपको, बैरिक गोल्ड कनाडा की कंपनी है जो आपके पास है, तो आपको शोकेस करना पड़ेगा। रेकोडेक से अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो जाए ये काम, उसको डबल कर लें, रेल लिंक्स बिल्ड हो जाएं, फिर आप गो अहेड। और सऊदी अरेबिया या किसी और का इंटरेस्ट आता है तो आप रीजनली स्ट्रेटेजिकली सिक्योर कर लेंगे इस एरिया को। पाकिस्तान, चूंकि मैं और आप तो समझते हैं ना इस बात को कि देयर आर स्ट्रेटेजिक इश्यूज इन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ जो हमने फेस किया है रीजनल टेररिज्म, जिसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में लिया है, नॉट एट टाइम्स इवन बीइंग इन्वॉल्व्ड इन दोज जैसे कहेंगे कॉन्फ्लिक्ट्स, बट वो है। अगर ये इंटरेस्ट स्ट्रेटेजिकली सोचें तो इसकी सिर्फ मनी वैल्यू नहीं होगी कि बाहर के ममालिक का जब आएगा तो फिर वो इंश्योर भी करेंगे कि ये खित्ता जो है वो संभल के चले। दैट्स वाई इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम पार्टनरशिप्स इसमें बिल्ड करें। फिर ये भी याद रखें कि आपने वैल्यू एडिशन भी करनी है इस सारे काम में। सिर्फ ये नहीं है कि हमने किस तरह से ये वैल्यू ऐड करके ये मिनरल्स पाकिस्तान से निकलेंगे, तो क्या हम वो प्लांट्स पाकिस्तान में लगाएंगे, बल्कि चाइना में बहुत चीप वैल्यू एडिशन होती है इनकी, तो क्या हम वहां जाएंगे ये काम करने? इट्स एन इकोसिस्टम दैट पाकिस्तान हैज टू बिल्ड। मैं इस इकोसिस्टम का कायल हूं क्योंकि अल्लाह मियां ने ये चीज दी है। मतलब टू डिग द अर्थ इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशंस इन द वर्ल्ड। 2.5 करोड़ का मुल्क है ऑस्ट्रेलिया। अरब हार्ड डॉलर की RLNG से लेके जिसे कहेंगे रेयर अर्थ मेटल्स, कॉपर, आयरन और जिंक, जितना तरक्की हुई चाइना में उतना ही सरप्लस क्रिएट हुआ बजट का ऑस्ट्रेलिया में। आई मीन ऑस्ट्रेलियन ट्रेंड इकोनॉमिस्ट, तो मैंने उनको ये सब कुछ करते देखा है, मतलब इसको अमली जामा पहनाते देखा है। फिर आपको एडवांस टेक्नोलॉजीज भी तो अडॉप्ट करनी पड़ेंगी ना कि ये काम होगा कैसे। मतलब रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग कैसे होगी, सिस्टम्स ऑप्टिमाइज कैसे होंगे, डिसीजन मेकिंग कैसे होगी, ये सारा काम भी तो आपको करना पड़ेगा। आई थिंक दिस इज अ गुड फ्यूचर फॉर पाकिस्तान। इट इज गोइंग स्लो, यस,
बिकॉज हमने कबाहतें इतनी झीली हैं, बट एटलीस्ट आई थिंक नाउ वी आर ऑलमोस्ट देयर वेयर आई थिंक वी आर ट्राइंग टू प्रूव टू द वर्ल्ड इन कमिंग ईयर्स कि दिस इज समथिंग पाकिस्तान एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन can become a story that we can write. I really hope कि इसमें कोई hiccups ना आए। ऐसे अपने ओन से करना तो बहुत मुश्किल था, खुद से करने के लिए इसको अरबों डॉलर चाहिए थे। वो समझ आ रही है बात कि हम पहले क्यों नहीं कर सके, अभी क्यों नहीं कर पा रहे, और आगे भी हमें ट्रेड पार्टनर्स की ज़रूरत है, उनके साथ ही मिलकर हम ये चीज़ कर सकते हैं। पेस इसका अभी बड़ा स्लो है, तो ये इस स्लो पेस के साथ जब ये फ़ायदा मिलना शुरू होगा तो उसमें मेजर चंक तो हमारा जो फॉरेन पार्टनर है वो ले जाएगा। फिर इसमें पाकिस्तान को क्या कुछ मिल सकेगा अगले 3 से 4 साल में, 5 साल में कोई गेम चेंज होता है, आप देख रहे हैं? ये दुरुस्त है। देखिए, मैंने बहुत सी चीजें रखी है। एक तो आपको ऑब्वियसली टेक्नोलॉजिकल हेल्प और द काइंड ऑफ जिसे कहेंगे ह्यूमन रिसोर्स, द काइंड ऑफ प्रोसेसेस चाहिए जो बारिक गोल्ड या रेकोडेक या में और कंपनीज जो इंटरनेशनल हैं वो कर सकती हैं। कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स जो हैं वो हेल्प करेंगी। अब ये तो आपने इंश्योर करना है कि इसका अगर 40 साल का ये माइन माउथ है और इसमें से निकलना है, तो वो जो 40 साल में जो अब आप आज बेचने जा रहे हैं जिस शराब पर, वो एक फेयर प्राइस हो, और उससे सिर्फ ये ना हो कि एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आए, बल्कि इसके इलाके में जितने और होल्स हैं, अगर हम सिर्फ अभी इसी की बात कर लें, तो वो भी सारे डेवलप करने में पाकिस्तान के पास वो वेल्थ आए। पर मैंने तो अभी आपको दिया है कि $4 अरब तो सिर्फ यार आपको ट्रेन ट्रैक के लिए चाहिए टू गेट टू गवादर। आप मुझे बताएं कि वो पैसे कहाँ से आएंगे। इट इज़ ईजी फॉर पीपल टू से कि जी कैसे आप बाहर से इंटरेस्ट ला रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें देख कर ऑब्वियसली हम में वो प्राइस तय करनी है, और एट द बैक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, हमें फाइनेंशियल हेल्प जो चाहिए है, प्रोसेसेस में हेल्प जो चाहिए है, और कौन सा मुल्क आने को तैयार है आपके पास। इस वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी आई थिंक कंपेटिटिव बिहेवियर है, क्योंकि मिडल ईस्ट भी है, सऊदी अरेबिया भी है, ये सब आने को तैयार हैं आपके। दे हैव रियलाइज्ड द वर्थ के पाकिस्तान के पास है। तो हम ऐड क्या कर सकते हैं, मे बी इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स क्या ले सकते हैं, सो दैट कुछ शेयरिंग बेसिस पर हम आगे चल सकें। बट क्या अच्छा हो कि आप मतलब अपने पैसे जमा कर सकें, पाकिस्तान जो है ज़्यादा ओनरशिप अपने पास रख सके। ऑफ कोर्स $1 बिलियन पर एनम निकलना है रेकोडेक से 2029 ऑनवर्ड्स फॉर द नेक्स्ट 40 ईयर्स। इसमें जो सिर्फ बलूचिस्तान की इकोनॉमी है उसमें इसका मतलब है कि $10 अरब जो है वो इन टर्म्स ऑफ रॉयल्टीज एंड प्रॉफिट शेयरिंग जो है इंजेक्ट होगा। $10 अरब। सो the sky is the limit in this, and the benefits to the local communities are immense। और इसी से पीस हार्मनी आएगा, नौकरियां क्रिएट होंगी। मैं शायद सुन रहा था 7,500 तो आई थिंक ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन टाइम्स, और जो लॉन्ग टर्म 4,000 के करीब इसमें से जॉब्स निकलेंगी। असल मकसद तो ये भी है ना कि ये एरियाज डेवलप करें। देखिए, जरा अपनी भी गलतियां माने कि 1960-70 के बाद आपने गैस ही नहीं पाकिस्तान में दरियाफ्त की। क्या किया आपने गैस के साथ? उसके बाद मतलब अब आके आप कह रहे हैं जी हम लाइसेंसेस देंगे, हम ये करेंगे। गैस एक्सप्लोर नहीं कर पाए पाकिस्तान में, और यहाँ खड़े हो गए कि कहाँ 4, 5, 6,000 MMCFD गैस थी, आज लोकल 3,000 भी नहीं रह गए MMCFD, और फिर LNG इंपोर्टेड पे डिपेंडेंट हो गए। सो जस्ट थिंक थ्रू कि अपने आप में क्या कर पाए हैं अब इस पूरे सेक्टर के लिए। और आखिर में देखिए, मैं तो बहुत इस चीज़ का कायल हूँ, मैंने हमेशा आपको ये कहा है कि ये सारा इशू जो है गवर्नेंस का है, पर गवर्नेंस तो एक बड़ा वर्ड है। इशू क्या है? इशू तो यह है ना कि आपको कॉम्पिटेंट मिनिस्टीरियल लेवल की जैसे कहेंगे कैपेसिटी चाहिए जो पॉलिसीज ऐसी फ्रेम कर सके। 2013 की शायद मिनरल पॉलिसी है, मतलब वो भी आउटडेट हो चुकी है। सो आपको ये करने के लिए केपेबल मिनिस्ट्रीज चाहिए, प्लानिंग कमीशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, लोकल गवर्नमेंट जो बलूचिस्तान की प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसका बहुत बड़ा रोल है, फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स कैसे बनने हैं ताकि हम चैलेंज ना हो, या पाकिस्तान का सबसे ज्यादा मफाद जो है वो प्रोटेक्टेड रहे जैसे कि आप चाहते हैं। अब मुझे बताइए ना कि कहाँ पे है वो कॉम्पिटेंस टू डू ऑल द थिंग्स दैट आई हैव आस्क्ड
जो करनी है पाकिस्तान में, कैसे आपने पाकिस्तान को, फिर आपने कैसे टैक्सेस को इसमें लेकर चलना है कि नुकसान भी ना हो बट इंसेंटिवाइज्ड भी हो। ये हैं वो सारी चीजें। इन द एंड कॉम्पिटेंस का इशू है ना, पब्लिक सेक्टर कॉम्पिटेंस टू डिलीवर ऑन ऑल दीज थिंग्स एंड नॉट गेट अस इनटू द मेस जो हम रेकोडेक की उस वक्त आ गए थे। आई थिंक दैट इज पाकिस्तान फ्यूचर। ये सारी चीजें हमेशा इन द एंड मैं कहता हूँ गुड एचआर, वेल पेड एचआर, प्रोफेशनल एचआर, फाइनेंस की हो, एचआर की हो, रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स की हो, हाईली बिल्ड करनी पड़ेगी, हाईली बिल्ड करनी पड़ेगी अगर हमने ये सारी चीज़ों को अमली जामा पहनाना है। वरना तो महीने साल इसी तरह गुजर जाते हैं और हम सब चीज़ें अपने पास रख के डिले करके वो पोटेंशियल ही नहीं हार्नेस कर पाते जो करना चाहिए पाकिस्तान को। इन 25 करोड़ लोगों की ओनरशिप है, ये उनका मुल्क है, ये उनकी अर्थ है, ये उनकी ज़मीन है, ये उनकी जगह है, स्पेशली बलूचिस्तान वालों की। आई थिंक रियली देयर इज अ गुड फ्यूचर फॉर पाकिस्तान। बहुत बहुत नजीब साहब, साबिक मुशीर वज़ारत ख़जाना हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी है, एक बहुत ही अहम मौजू पर हमें बात करनी है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। मुल्क की इकोनॉमी के हम मैक्रो इंडिकेटर्स देखें तो वो इस बात को साबित कर रहे हैं कि मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हो रही है। एक्सपोर्ट्स में थोड़ा बहुत इजाफा हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं, रेमिटेंसेज में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है और पाकिस्तान के हाई पोटेंशियल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट में अब इजाफा हो रहा है। हुकूमत की बिजनेस को प्रमोट करने की पॉलिसीज ऐसा महसूस होता है कि अब काम कर रही हैं, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स का एतमाद भी आहिस्ता आहिस्ता बहाल होना शुरू हो गया है। स्टेट बैंक के नंबर्स के मुताबिक करंट फिस्कल ईयर के पहले 7 माह के दौरान फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 56% का नुमाया इजाफा हुआ है। जुलाई से जनवरी के दौरान फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 54 करोड़ 80 लाख डॉलर्स इजाफे के साथ 1.5 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई है। सिर्फ जनवरी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गुज़िश्ता साल के 13 करोड़ 20 लाख डॉलर के मुकाबले में 19 करोड़ 40 लाख डॉलर से ज़ायद रही है। चाइना की जानिब से इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा की गई है, जिसका वॉल्यूम 63 करोड़ 36 लाख डॉलर तक पहुंच चुका है। FDI में इजाफा इस बात की भी निशानदही कर रहा है कि गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी को अब शायद तरजीह देना शुरू हो गए हैं, लेकिन मुल्की इन्वेस्टर्स इस वक्त मुल्की इकॉनमी पर एतमाद करते नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स अपना कारोबार पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट कर रहे हैं और मुल्क में सरमायाकारी करने से इस वक्त बच रहे हैं। एक खबर सामने आई जिसके मुताबिक दुबई में पाकिस्तानी बिजनेस कंपनीज की तादाद में मजीद इजाफा हो गया है। दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नंबर्स के मुताबिक पाकिस्तानी कंपनीज दुबई में अपनी मौजूदगी को मजीद मुस्तहकम कर रही हैं। 2024 में 8,179 नई कंपनीज ने दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन कराई है, जिसके बाद पाकिस्तान नए बिजनेस मेंबर्स की तादाद के लिहाज से अब वहां पर दूसरे नंबर पर आ चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सबसे ज्यादा कंपनीज के रजिस्ट्रेशन के साथ पहले नंबर पर है। भारतीय शहरियों ने 16,623 नई कंपनीज दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर करवाई हैं, जबकि दुबई में रजिस्टर होने वाली नई कंपनीज में सबसे ज़्यादा हिस्सा ट्रेड और सर्विसेज सेक्टर का है, जो कुल रजिस्ट्रेशन का 41.1% के करीब बनता है। रियल स्टेट फिर बिजनेस सर्विसेज सेक्टर में इसको राउंड ऑफ करें तो 33% नई रजिस्ट्रेशन हुई हैं, जबकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 10.5% नई कंपनीज रजिस्टर हुई हैं। अब एक जानिब मुल्क में FDI का इनफ्लो भी बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है और दूसरी तरफ मुल्की कंपनीज पाकिस्तान से बाहर रजिस्टर हो रही हैं, तो क्या मुल्क की इकोनॉमी के लिए कोई संगीन खतरा है? इसकी अलामत है क्या? गैर मुल्की इन्वेस्टर्स के मुकाबले में मुल्की इन्वेस्टर्स के एतमाद को बहाल करना इस वक्त हुकूमत की तरजीह होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हारून शरीफ साहब साबिक वज़ीर हैं सरमायाकारी के, हमारे साथ मौजूद हैं। हारून साहब बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हम देख रहे हैं कि FDI की इंपॉर्टेंस पर हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, गुड इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, लेकिन हम यहाँ से देख रहे हैं सालाना 8,000 से ज़ायद कंपनीज इस वक्त दुबई में रजिस्टर हो चुकी हैं और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ से लोग बिजनेसेस को बैरून मुल्क शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसकी क्या वजूहत आपकी समझ आती हैं? FDI को हम अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा लोकल इन्वेस्टर बाहर जा रहा है। जी, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग जंक्चर है मुल्क में। हमारी समहाउ जो पॉलिसी मेकिंग एलीट है या रूलर्स हैं, उनकी तकरीबन सारी तवज्जो बाहर की कंपनियों के ऊपर है कि चीन से आ जाएं, सऊदी अरब से आ जाएं, कतर से आ जाएं, और वो ज़्यादातर जो बातचीत करते हैं वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डीलिंग में करते हैं। कोई ऑयल सेक्टर के अंदर है, आप देखें कल भी एक UAE के साथ MOU साइन किया कि हम वहाँ पर पोर्ट कासिम के ऊपर एक इकोनॉमिक जोन बनाएंगे। तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डीलिंग के अंदर वो सारी तवज्जो वहाँ पे है। मार्केट जो पाकिस्तान की है, जिसको कॉन्फिडेंस चाहिए, जो हमारा असल मसला है
कि हमारा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक्सपैंड करना है और प्रोडक्टिव सेक्टर्स में एक्सपैंड करना है जहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकें, जॉब क्रिएट कर सकें। अनफॉर्चुनेटली शरह सूद गिरने के बावजूद वहाँ इंसेंटिव्स नहीं आ रहे। मैं आपसे थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों नहीं आ रहे। लेकिन ये जो लोग बाहर जा रहे हैं इसके अंदर कुछ ऐसी बुरी बात भी नहीं है। देखिए, खित्ते की मार्केट है, उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोग मुख्तलिफ वजूहात से जा रहे हैं, रिस्क कम करना चाहते हैं, उनको बायर्स उनके दुबई आने में जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको सहूलत रहती है बजाय इसके कि पाकिस्तान में आएँ। वो सिक्योरिटी के खदशात भी हैं, कनेक्टिविटी कम है। फिर बहुत से लोग जो हैं ट्रैवल के लिए जो उनके रेजिडेंट वीज़ा टाइप के लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। जब ये लोग वहाँ जाएंगे, दुबई एक कोई बहुत बड़ी फिजिकली बड़ी इकॉनमी नहीं है, तो अगर उन्होंने इन्वेस्ट करना है तो कॉर्पोरेट ऑफिसेज वहाँ रखेंगे, इन्वेस्टमेंट तो इधर ही लाएंगे और नए कनेक्शंस बनेंगे, जॉइंट वेंचर्स बनेंगे। तो मैं इसको कोई ऐसा बुरा नहीं समझता। हाँ, पाकिस्तान जो असल सवाल दो हैं और मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। नंबर एक कि मईशत का ढांचा बदलने की ज़रूरत है अगर हमने अब सस्टेनेबल रिवाइवल ऑफ ग्रोथ की तरफ जाना है। वो अभी उसके लिए मुझे कोई ख़ास पॉलिसी नहीं दिख रही। मैक्रो स्टेबलाइजेशन बिल्कुल हुई है, माननी चाहिए। IMF के साथ एतमाद बड़ा है और ये एक अच्छी बात है, लेकिन ये एक कर्ज से रिलेटेड लिंकेज है। दूसरा जो है कि हमारी जो करंट एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसको एक्सपेंशन और वैल्यू एडिशन की तरफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और अदर इंसेंटिव्स क्यों नहीं अभी तक पिच किए जा सके। ये पॉलिसी मेकिंग की जो तरजीहात अब होनी चाहिए। तो अब हारून साहब, ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और ये मईशत का ढांचा अगर बदलने की ज़रूरत है तो आज कोई पाकिस्तान आज़ाद हुए 7-7 दहाइयों के बाद भी इसकी ज़रूरत है। तो ये किस नौयत की ज़रूरत है, इसको हम शुरू कहाँ से करें, इसके फिर खातिर ख्वाह नताइज कब तक आना शुरू हो जाएंगे, कौन से ऐसे इक़दाम आप तजवीज़ करेंगे कि जो फौरी तौर पर कम से कम उठाए जा सकते हैं, इन्हीं जो इस वक्त एक चैलेंजिंग सिचुएशन है इसी में? जी, मईशत के ढांचे से मेरा मतलब यह है कि 250 मिलियन लोगों के लिए ऑब्वियसली करंट ढांचा जो है एक पुराना 30-35 साल से ना तो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन हुई है, ना GDP के अंदर अगर आप कंट्रीब्यूशन देखें तो कंसिस्टेंटली हुई है। 20% इंडस्ट्री है, 21% ज़राअत है, बाकी सर्विसेज का सेक्टर बढ़ गया है। ना सर्विसेज का सेक्टर बढ़ने से ट्रेड बढ़ गई है, रियल एस्टेट के अंदर लोगों ने पैसा डाला है, प्लाजे बनाते हैं, इंपोर्ट बढ़ जाती है, फिर हमारे पास डॉलर ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो एक साइकिल है इसको तोड़ने के लिए अगर हम अपनी जो है मईशत उसका ढांचा बदलें तो वहाँ पर हमें ये जो 20% है हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसको बढ़ा के 30-35 पे ले जाना है। पहली तो ढांचे की ये चेंज है। तो हमें बहुत सारे इंसेंटिव्स को सर्विसेज से ख़त्म करके उस तरफ शिफ्ट करना है, क्योंकि नया ना पैसा है ना हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं। दूसरा, जो अब दुनिया है वैल्यू एडिशन में, वो जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं उससे हट के नॉलेज इंडस्ट्रीज की तरफ जा रही है। हमें वहाँ पर हमारे पास यंग लोग भी हैं, IT की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, लेकिन एक गेम प्लान के तहत इवन सिंगापुर ने 1978 में बदला था कि हम अपनी स्किल्स जो हैं अब एफिशिएंसी से हटा के हम उसको नॉलेज बेस्ड की तरफ ले जा रहे हैं। आज वो $300 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है क्योंकि नॉलेज प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत गुंजाइश है। तीसरा जो चीज़ बड़ी है कि हमारे जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, एनर्जी ट्रांजिशन की ज़रूरत है। तो ये मैसिव स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं जिससे जिन सनतों को हम प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं, शुगर की सनत है, मैं नाम लेता हूँ, बहुत सालों से ऑटो को प्रोटेक्ट किया है और चीज़ें, अब इस प्रोटेक्शन से हाथ खींच के जो सेक्टर हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज है, वैल्यू एडेड टेक्सटाइल है, वैल्यू एडेड ज़राअत है, नॉलेज टेक्नोलॉजी है, हमें इन सेक्टर्स की तरफ रिसोर्सेज को शिफ्ट करना है। वो कैसे होगा? वहाँ पर एक कटिंग एज आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी चाहिए, आपको कटिंग एज IT की पॉलिसी चाहिए और ये क्या कहते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की, और हमें सूबों के साथ मिलके एक ज़राअत का मरबूत पैगाम।
फिर हमारे पास बैंकिंग सिस्टम कमर्शियल है, ये पॉलिसियां तो आ जाएंगी, इनको फाइनेंस कौन करेगा? तो हमें डेवलपमेंट बैंकिंग इन सेक्टर की तरफ डाइवर्ट करना, ये एक बहुत बड़ा काम है, इसको 10 साल लगेंगे, लेकिन उसकी शुरुआत होनी बहुत जरूरी है। वरना पाकिस्तान स्टेबलाइजेशन IMF के तहत बहुत दफा पहले भी कर चुका है, लेकिन फिर हम इसको दोबारा से जब एक्सपेंशनरी स्पेंडिंग में जाते हैं, हमारे ऊपर फिर से डॉलर्स का प्रेशर आता है और हम फिर भागे हुए बेल आउट के लिए चले जाते हैं। तो हारून साहब, ये जो अभी प्लानिंग हुकूमत कर रही है, अगले 5 साल और 10 साल के जो टारगेट सेट किए गए, फिर उसको उड़ान पाकिस्तान का एक नाम भी दिया गया, तो ये स्ट्रक्चरल चेंज आप उसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं? चूँकि वो प्लान किया है, ज़ाहिर है उसकी एग्जीक्यूशन भी विद इन टाइम करने का इरादा है, तो अब ये सब कुछ, ये सारा होमवर्क हुकूमत ने आपको लगता है कि कर लिया होगा और अब ज़ाहिर है उस प्लान पर एग्जीक्यूशन करनी है उनको? नहीं, हुकूमत ने ये उड़ान पाकिस्तान एक विश लिस्ट है कि हमें किस तरफ जाना है, वो अच्छी बात है, आपका एक विजन होना चाहिए कि हमें ये जो 5 E's का फ्रेमवर्क है, इधर जाना है। लेकिन ये जो एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है या IT करनी है, ये प्लानिंग कमीशन का काम नहीं है। देखिए ना, ये तो हमें बड़ी सूबों को साथ लेके, प्राइवेट सेक्टर और मार्केट को बिठा के इदारे आइडेंटिफाई करने हैं जिन्होंने डिलीवरी करनी है। हुकूमत का काम पॉलिसी मेकिंग है, और पहली नंबर इसकी 4 लेवल है। नंबर 1, दुनिया के मुकाबले में बेस्ट ब्रेन्स को बुला के आप अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाइए और उसके अंदर स्टेक होल्डर्स को शामिल करें। उस पर पैसे भी लगेंगे, टाइम भी लगेगा, 6-8 माह लगेंगे, लेकिन आपका एक ऐसी पॉलिसी हो जिसको सब लोग ओन करें। नंबर 2, उस पॉलिसी की फाइनेंसिंग जो है, इन्वेस्टमेंट भी डेट भी, वो अरेंज की जाए। नंबर 3, कौन से इदारे हैं जो उस पॉलिसी के कस्टोडियन हैं, ताकि सियासी चेंजेस होती रहें लेकिन वो इदारे उस पॉलिसी के ऊपर काम करें, क्योंकि वो कंसेंसस बेस्ड पॉलिसी। इस तरह शिफ्ट आनी शुरू होती है और आप अपना हाथ रोकें। ये नहीं कि आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी के प्रेशर में आके पीछे हट जाएं, आप कहें ये इंडस्ट्री हमारे लिए वायबल नहीं है, इसको अब लेट इट डाई। दैट्स हाउ इकोनॉमीज हैव चेंज्ड द स्ट्रक्चर बदलेगा तो रोजगार मिलेगा, एक्सपोर्ट बढ़ पाएगी और हम इमर्जिंग एशिया के साथ कोई जॉइंट वेंचर्स करने की पोजीशन में आए। सही। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर आपने बड़ी अभी जोर देने की बात की थी, ज़ाहिर है उससे हमारा बहुत सारा इंपोर्ट बिल भी कम हो सकता है, और इस वक्त हमारी चूँकि इंपोर्ट लेड एक्सपोर्ट्स ही हैं एक तरह से, और हम एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी अपनी बनाना चाहते हैं, तो ये इस पर किस तरह से काम करना होगा? हमारे लोकल इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करना होगा, इस मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हम कैसे जा सकते हैं? बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में हम इस वक्त टेक्नोलॉजीज़ में लैग कर रहे हैं, वो हमारी लैकनेस कैसे कवर अप हो सकती है? जी, इसको हुकूमत को बैकफुट पे चले जाना चाहिए। लोकल मार्केट को आप बताएं कि जी आप बताइए कि हमने क्या करना है, आप डिजाइन करके दें इंटरवेंशंस। हम चाहते हैं, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, एक शहर है सियालकोट, वो हमारी पूरी एक्सपोर्ट का तकरीबन 12% है, ठीक है, और सारी कंपेटिटिव है, वो 100% जो चीज बनाते हैं बगैर सब्सिडी लिए एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब सवाल पैदा, उनको मैं बुलाऊं, अगर मैं बैठा हूं, मैं उनको बुलाऊं, मैं उनसे कहूं कि आप बताइए कि आप अपनी एक्सपेंशन करके एक्सपोर्ट को डबल कैसे करेंगे? आपको जमीन चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको कोई पॉलिसी शिफ्ट चाहिए, आपको डिप्लोमेसी चाहिए, पास ऑन टू देम। ये हुकूमत को काम नहीं आता है। देखिए, एग्जिस्टिंग, मेरा जो पिच है, एग्जिस्टिंग सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स को एक्सपेंशन के इंसेंटिव्स दीजिए। जो जीरो से नए प्रोजेक्ट लगने हैं, एक तो उनको वक्त लगता है, दूसरा अभी उसमें रिस्क बहुत हाई है। तो जो लोग काम कर रहे हैं, जिनके पास तगड़ी प्रोडक्ट है, उनसे क्या प्रोडक्शन भी बढ़ाएं, उसी में वैल्यू एडिशन करें। सेम गोज फॉर एग्रीकल्चर के आपने बजाय इसके कि आप कॉटन एक्सपोर्ट करें, आप ये जैकेट एक्सपोर्ट करें। इंसेंटिव स्टिचिंग पे दीजिए, इंसेंटिव वैल्यू एडिशन पे दीजिए। अभी हमारे पास मौका आ रहा है, अमेरिका टैरिफ बढ़ा रहा है, चाइना जॉइंट वेंचर्स ढूंढ रहा है। वी शुड रीपोजिशन वहां पर। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम भी नहीं है, प्लानिंग का भी नहीं है, ये रेलेवेंट जो हमारी इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री है और सूबों का, लेकिन ये मार्केट का काम है करना। आपका काम है दरवाजा खोलना और मार्केट की रिसर्च पे बेस्ड पॉलिसी बनाना। इस वक्त मुझे मार्केट और हुकूमत की कम्युनिकेशन में गैप दिख रहा है, और एक ये भी वजह है कि लोग खित्ते में बाकी जगहों पे प्रोजेक्ट्स ढूंढ रहे हैं।
तो हारून साहब, ये इस वक्त मार्केट में हमारे लिए स्पेस मौजूद है और उस मार्केट को हम कैप्चर कैसे करेंगे? लोकली अगर हम अब एक्सपेंशन कर भी लेते हैं तो उसके लिए इंटरनेशनल डिमांड भी तो होनी चाहिए हमारी उस किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की। जी, हमारी बेसलाइन बहुत कम है। देखिए, अगर तो हम कोई 100 बिलियन एक्सपोर्ट कर रहे होते तो मैं वरी करता। हम तो इसमें 10-15 अरब डॉलर बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वो तो खिता ही ले लेगा, चीन ले लेगा, सऊदी अरब ले लेगा, ईस्ट एशिया ले लेगा। तो हम अगले 5-7 साल के लिए अगर हम प्रोडक्शन दुगनी भी कर देते हैं तो हमारी एक्सपोर्ट 60 बिलियन पे चली जाएगी। इट्स नॉट ए ह्यूज नंबर। तो ये कहना कि ग्लोबल डिमांड पे हम अगर इन्हिसार करें, हाँ, क्योंकि हमारे ट्रेडिशनल ट्रेडिंग पार्टनर EU हैं, अमेरिका हैं, हमें एशिया की मार्केट्स को देखना है जिसमें प्रॉस्पेरिटी भी है, ज़रूरत भी है और ग्रोथ भी है। सही। और एक आखिरी सवाल अब हारून साहब के, जो जिस तरह अमेरिका अब अपने टैरिफ पर बड़ा फोकस हो चुका है, तो उसका पाकिस्तान को कोई ऐसा फ़ायदा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, चूँकि हमारी उनको ओवरऑल ट्रेड बहुत ही माइनर है, बहुत ही छोटी सी है, तो इसमें हम कहाँ जगह बना सकते हैं चाइना और अमेरिका की इस चपकलिश में? जी, इसके अंदर बहुत से ममालिक, मैं नाम नहीं लेता, मेरे से राब्ते में है। अच्छा। जो कि चीन से अब अपने वेंचर्स को पाकिस्तान में, उन्होंने कहा अब जॉइंट वेंचर पार्टनर्स हमें ढूंढ के दीजिए, क्योंकि वो उनको अब चीन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में रिस्क दिख रहे हैं। सो अपॉर्चुनिटी इस तरह है कि अगर एक मुल्क पे टैरिफ है और एक पर नहीं है तो आप जॉइंट वेंचर्स ऑफर कीजिए, लेकिन वो एक पॉलिसी के तहत होते हैं। वो ये नहीं होता कि 5 बिजनेसमैन को आप एक ट्रिप पे ले जाएं, मुलाकातें करा दें। यू गॉट टू हैव ए फ्रेमवर्क। आप कहें कि मैं $2 बिलियन की फाइनेंसिंग टेबल पे रख रहा हूं बैंकों के थ्रू, हम आपको जमीन 100 साल की लीज पे देंगे, हम आपको स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग पे ये इंसेंटिव देंगे। अब ये सारा करने के लिए आपको एक लीडरशिप चाहिए, एक पॉइंट बंदा चाहिए, CEO, जो इस पूरे प्रोसेस को लीड कर रहा हो। वो ना तो SIFC कर पाएगा क्योंकि उनका काम फैसिलिटेशन का है, ना मिनिस्ट्रियों का काम है। ये इदारे होते हैं दरमियान में रेगुलेटरी, जिसको हम वन विंडो कहते हैं। कतर के अंदर कतर फाइनेंशियल सेंटर ये काम करता है, दुबई में DIFC करता है, आस्ताना में आस्ताना फाइनेंशियल सेंटर। चीन ने जब बेल्ट एंड रोड किया था तो उन्होंने भी एक नया इदारा क्रिएट किया था। हमें जो एग्जिस्टिंग फ्रेगमेंटेड इदारे हैं उनको बंद करके या मर्ज करके एक बना के उसको मिनिस्ट्री से हटा के CEOs लगाने की जरूरत है। क्या आप इस इंडस्ट्री के CEO, आप इसके हैं, और होल्ड देम अकाउंटेबल। नो मैटर कौन वजीर आजम रहता है, कौन चेंज होता है, वो इंडिपेंडेंट लोग होने चाहिए और प्रोफेशनल होने। इस तरह मॉडर्न प्रोग्रेसिव इकोनॉमीज आगे चलती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ, वज़ीर सरमायाकारी, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।